नमस्कार मित्रों। और आज ज्योतिष के सफर में एक नई शुरुआत हम डेस्टिनी स्टार के पोर्टल पर करने जा रहे हैं। और आशा करता हूं कि एक जो नई शुरुआत में आपका साथ हमें अवश्य प्राप्त होगा। ज्योतिष की परंपरा हमारे भारतवर्ष में कोई आज की नहीं है। आदिकाल से अनेक ऋषियों ने अपने महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्योतिष के नियमों का प्रतिपादन अपने तरीके से किया है। इसी श्रृंखला में साउथ इंडिया में तमिलनाडु में स्थित एक परम पूज्य सेज उल्ली पानी जी रहा करते थे, जो कि सिद्धों की परंपरा के एक उत्कृष्ट उदाहरण थे अपने आप में। ज्योतिष, मेडिसिन, एल्कमी, बहुत सारे विषयों के वो जानकार थे। और उन्होंने सबसे अच्छा ज्योतिष के क्षेत्र में हम लोगों को जो सबसे अच्छा अमृत प्रदान किया, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है पुल्ली पानी ज्योतिदम। अपना नाम था उनका पुल्ली पानी, सेज पुल्ली पानी। और ज्योतिदम यानी कि संपूर्ण ज्योतिष को, ज्योतिष तो अपने आप में अनंत सागर है गहराई का, लेकिन उन्होंने चुनिंदा 300 श्लोक में हमें गागर में सागर भर दी। आप सभी ने अगर देखा होगा, ज्योतिष के छात्र हैं तो ये पुल्ली पानी ऋषि हैं, जो कि शेर पर सवारी करते थे। शेर उनकी सवारी हुआ करता था। और ये उनकी एक किताब है पुल्ली पानी ज्योतिदम। तो आने वाले दिनों में हम और आप मिलके जो 300 गूढ़ श्लोक में उन्होंने ज्योतिष को समाहित कर दिया, उनकी स्टेप बाय स्टेप पर श्लोक वाइज व्याख्या करने जा रहे हैं। और आशा है उसमें आप अपने अपनी रुचि और अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार आप उसमें हिस्सा लेंगे। चलिए, अब विषय वस्तु समझते हैं कि ऋषियों ने हमको, पुल्लीपनी ऋषि ने, जो कि सिद्ध परंपरा के संत थे, उन्होंने वैसे तो 300 श्लोक की पूरा ज्योतिषम लिखा, लेकिन हम कुछ श्लोकों की व्याख्या करके समझते हैं कि ग्रेविटी और वर्थ हमें क्या सीखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग ऋषियों का मत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप जब ये पुली पानी ज्योतिषम पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी यूनिक चीज नजर आएगी कि उन्होंने राहु केतु की दृष्टि 3 और 11 बताई है। आज तक आपने कभी राहु केतु की दृष्टि 5, 7, 9 पढ़ते आ रहे हैं, या कहीं कहीं पे नहीं दृष्टि ली जाती है। लेकिन हम जब डीप में रिसर्च करता है कोई ज्योतिष का जिज्ञासु, तो उसको ये भी समझ में आता है कि ये 3 और 11 की दृष्टियां भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भी कोई अर्थ है। और क्या अर्थ है ये हम आने वाले दिनों में या सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ चुनिंदा श्लोकों से पुल्ली पानी जी के शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो एक मेन नियम उन्होंने प्रतिपादित किया, और ये फंडामेंटल है, रीढ़ की हड्डी है ज्योतिष का। तो पहला नियम का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तामिल में लिखा हुआ है तो तामिल पढ़ना तो हर आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन हम आपको उसका सारांश समरी बताते हैं। पुल्ली पानी जी कहते हैं, लग्न, लग्न यानी असेंडेंट इज द रूट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन। अब ये हमारे पराशरी ने भी इसको कहा है, जेमिनी में भी कहा है, सबने इसका अलग अलग तरह से व्याख्या किया है कि लग्न इज द रूट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन। इसका क्या मतलब होता है? जितने भी भाव 12 होते हैं, उनमें जितने भी कारतत्व होते हैं, शादी, लड़का, बच्चा, नौकरी, बीमारी, ये सब लग्न भोगती है। तो यानी लग्न, कोई भी प्रिडिक्शन आप करेंगे उसको लग्न से संबंध बनाए बिना नहीं करना चाहिए। तो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इस एक ही श्लोक में गागर में सागर भरती। आप कुछ भी देखिए, विदेश जाना देखिए, किसी के रिश्ते देखिए, कोई भी भाव से अगर आप, लेकिन बिना उसका लग्न से संबंध बनाए, लग्न कैसी है, क्योंकि लग्न ही वो भाव जो है, वो क्वालिटी जो है, वो लग्न का चार्ट है। तो लग्न इज, पहली नियम, सुंदर नियम, छोटा नियम, लग्न इज द रूट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन। तो हम लोग जितने भी प्रिडिक्शन करते हैं, कोई कुछ भी पूछता है, उसकी जड़ जो है वो लग्न ही होती है। ठीक है। तो अब जब लग्न होती है तो अब यहीं से आगे की यात्रा होती है। कैसे? अगर लग्न स्ट्रांग है, असेंडेंट लग्न अगर स्ट्रांग है, तो वो आप बताती है लाइफ विल प्रॉस्पर। कि भाई अगर कोई मजबूत है, कोई स्ट्रांग है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रांग आदमी ही आगे बढ़ता है, कुछ पाता है, कुछ तरक्की करता है। तो इसी प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट क्या हो गया कि अगर लग्न स्ट्रांग है तो लाइफ प्रॉस्पर करेगी, तरक्की करेगी, ग्रोथ पाएगी, उन्नति पाएगी, सम्मान पाएगी। ये सारी चीजें आपको जो है एक सेकंड में इसी से समझ में आ जाती हैं। और इसी का वाइसी वर्सा कर ले, अगर मान लीजिए लग्न वीक है, तो पुल्ली पानी जी जब एक इस छोटी से श्लोक में छुपे हुए अर्थों में अब इसको हमें डिराइव करना होता है। अब अगर लग्न वीक है, ठीक है, भले वीक है, भले वो लग्न अच्छी हो, गुड गुड योगा भी बने। मान लीजिए लग्नेश कोई बहुत अच्छा योगा बना रहा है, लेकिन वो लग्नेश
बलाबल में वीक है, पापकर्तरी में है, कंबस्ट है। तो वीक की आप सब पुराने एस्ट्रोलॉजर को पता है कि कोई ग्रह या लग्नेश कैसे वीक होता है। तो देयर विल बी स्ट्रगल। अब देखिए, एक तरफ वो प्रॉस्पर बोल रहे थे, ठीक है, स्ट्रांग है तो प्रॉस्पर, वीक है तो स्ट्रगल, यानी कि जो रिजल्ट देने में स्ट्रगल करेगी। अब छोटा सा सूत्र है, जिंदगी भर आपके लिए एक सीख हो गई कि अगर लग्न वीक है तो देयर विल बी, अब जहां जहां भी लग्न का जो कोई भी भाव आ जाए 12 में से, क्योंकि हर चीज क्या है, रूट ऑफ प्रिडिक्शन लग्न है। तो अगर लग्न वीक है तो हर चीज आपकी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, या उससे संबंध जो बनाएगी, चाहे पंचम हाउस, सप्तम हाउस, अष्टम हाउस, फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस, वो सब में स्ट्रगल हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं, अगर लग्न जो है एग्जॉल्टेशन, लग्न को डीप, और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मान लीजिए लग्न क्या है, लग्न है बॉडी, सेल्फ, डेस्टिनी, और आपके कार्य करने की, एग्जीक्यूशन की पावर। अगर स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी, आपका सेल्फ, आपकी डेस्टिनी, और आपकी कार्य करने की क्षमता, एग्जीक्यूशन की पावर, ये सब स्ट्रांग होंगी। वाइसी वर्सा, वीक होने पे ये सारी चीजें स्ट्रगल के साथ होंगी। ठीक है। इसी में अगला मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रांग राजयोगा है, मान लो कुंडली में, एक आपने अपनी कुंडली देखी और उसमें एक बहुत स्ट्रांग राजयोगा बन रहा है, और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरी कुंडली में बहुत बढ़िया राजयोगा बन रहा है, लेकिन योगा विल फेल, योगा अपना संपूर्ण रिजल्ट देने में फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? बिकॉज देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, कब कब हो जाएगा, अब इसको समझिए, पुल्ली पानी जी आगे बात को बढ़ा रहे हैं कि अगर राजयोग, बड़े से बड़ा राजयोगा, स्ट्रॉन्ग राजयोगा विल ऑल्सो फेल इन योर चार्ट इफ द लग्न लॉर्ड इज डेबिलिएटेड, कंबस्ट, एफ्लेक्टेड बाई मेलेफिक, यानी कि लग्न लॉर्ड का अगर पाप ग्रहों से संबंध हो जाए, युति कंजंग से, तो बड़े से बड़ा राजयोग भी कुंडली में फेल हो जाएगा, या स्ट्रगल के साथ होगा, या उतना रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस श्लोक, एक मेजर श्लोक से हमें क्या समझ में आया कि ऑलवेज जज लग्न। लग्न मतलब असेंडेंट, पहले हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, पहला भाव क्या कह रहा है। इसके बाद जज लग्ना लॉर्ड फर्स्ट। सबसे पहले किसी भी चार्ट में एंटर करने का एक बेसिक सूत्र दे दिया कि सबसे पहले जज करो लग्न को, और उसके बाद लग्न लॉर्ड को। इसके बाद योगा को जज करो, क्योंकि योगा तो फेल हो जाएगा अगर लग्न लॉर्ड कमजोर है। अगर लग्न लॉर्ड देने में सक्षम है, मजबूत है, पावरफुल है, तभी योगा एंजॉय कर पाएंगे। और हम लोग सिर्फ अपनी कुंडली में योगा देख के बड़े खुश हो जाते हैं, 4 योग बन रहे हैं, 5 राजयोग बन रहे हैं, 10 राजयोग बन रहे हैं, ये तो देख ही नहीं है कि राजयोग एंजॉय कौन करेगा, लगना, और लगना ही वीक है तो फिर उसको स्ट्रगल होगा। ठीक है। तो ये चीज, छोटा सा श्लोक में कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। और ये सबसे पहले जब हम ये कुल्ली पानी ज्योतिषम पढ़ते हैं तो ये इसका फाउंडेशन सूत्रा है, वर्सेस कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, सूत्रा कह लीजिए, पुल्ली पानी का जो फाउंडेशन सूत्र है वो यही है, पुल्ली पानी ज्योतिषम सिस्टम का। तो एक श्लोक हमने आपको डिराइव करके समझाया। आगे चलते हैं, देखते हैं और किस तरह से उन्होंने चीजों को प्रेडिक्ट किया है। मून के बारे में पुल्ली पानी जी कहते हैं, चंद्रमा मन सो जातक, सबने सुना है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो पुल्ली पानी जी भी कमोवेशी इसी के नजदीक रहते हैं, और वो कहते हैं इन योर चार्ट, आपकी टेवा में, कुंडली में, हॉरोस्कोप में, जन्मांक में, चंद्रमा जो है डिसाइड करता है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आप जीवन में किस किस तरह के एक्सपीरियंस लेते हैं, और उसका आपके मन, मस्तिष्क, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। बिकॉज मून इज नथिंग बट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। उसके बाद इसी श्लोक में वो आगे बताते हैं द, तो अब जब मून इज नथिंग बट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, तो अब इसी से बात को, श्लोक की तह में, डिटेल में, इन बिटवीन द लाइन, हिडन एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अल्टीमेटली किसी की भी कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन क्या डिटरमाइन करेगी? मेंटल स्टेटस। जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसा अनुभव होता है, उसी प्रकार से हमारी सोच और उस समय हमारी रिएक्टिव क्षमता बनती है। भाई एक्सीडेंट हो गया, हम डर गए, चोरी हो गया, चोर आ गया, तो या कोई हम बहुत अच्छा कुछ कर लिया तो बहुत खुश हो गए। तो अल्टीमेटली समझने की जरूरत है, हमारा मेंटल स्टेटस इज ऑलवेज गवर्न्ड बाई मून। और चंद्रमा, अकॉर्डिंग टू पुल्ली बानी ज्योतिषम, चंद्रमा का इंपॉर्टेंस कहाँ पे बढ़ जाता है?
हाउ रिजल्ट आर एक्सपीरियंस्ड। किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा मन किसी भी सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करता है। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा है बुरा है, बुरी चीज में भी हम ठीक ठाक एवरेज रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, अच्छी चीज में तो सारा आदमी खुश होता है, न्यूट्रल रहता है। कैसा वो उसका मन मस्तिष्क रिएक्ट करेगा। अब आगे चलते हैं, इसी को और डीप में चलते हैं। मून को पुल्ली पानी जी कहते हैं, मून इज नथिंग बट इट्स अ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छुपा हुआ एस्पेक्ट इस श्लोक के अंदर। श्लोक तो तमिल में है तो वो तो बताना इतना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडियन है, लेकिन हाँ उनके ट्रांसलेशन से हम चीजों को जो अपने अल्प बुद्धि से जितना समझ पाते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अब पुल्ली पानी जी ने, सेज पुल्ली पानी ने चंद्रमा को दो छोटे से वर्ड में जोड़ के उसकी एनर्जी को बता दिया कि मून इज इक्वल टू, मून क्या है, माइंड है और परसेप्शन है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, यानी कि चंद्रमा को हम कैसे डिफाइन, बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि हमारा माइंड है, मन है, और परसेप्शन, कि हम किसी चीज से हम क्या परसेप्शन गेन कर रहे हैं, या किसी चीज सिचुएशन में हम क्या परसेप्शन हमारा माइंड बना रहा है। तो मून को, चंद्रमा में मून बताता है कि हमने किन एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं, और पिछली जिंदगियों में भी, क्योंकि चंद्रमा जो है पिछली जिंदगियों के डीएनए भी लेके आता है, पिछली जिंदगियों के एक्सपीरियंस जो हमारे इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में छप जाते हैं, वैसे ही हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं, हमारा वैसे ही रिस्पॉन्स हो जाता है। तो सिंपल छोटी सी बात, माइंड प्लस परसेप्शन इज इक्वल टू मून। अब अगर मान लीजिए, अगर चार्ट में बहुत ज्यादा धन योग है, वेल्थ के योग हैं, बहुत सुंदर है, खूब सारा धन है, लेकिन अगर वीक मून है, ठीक है, चंद्रमा वीक है, तो धन होने के बाद भी पर्सन विल फील हिमसेल्फ पुअर। वो उसको लगेगा अरे सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि परसेप्शन, माइंड माइंड वीक है, तो हम उसका या तो सुख नहीं उठा पा रहे हैं, या हमारे मन को उस पैसे का सुख नहीं है वेल्थ बहुत सारी हमारे पास। उसी प्रकार से अगर मान लो मून स्ट्रांग है, हाँ, तो अगर मून स्ट्रांग है, चंद्रमा मजबूत है, जैसे हमारे योगियों का होता है, हठ योगियों का होता है, सन्यासियों का होता है, तो अगर मान लो उनकी जिंदगी एवरेज भी है, एसी नहीं है, पैदल भी चल रहे हैं, जो खाना है मांग के खा लिया, लेकिन देखो उनके अंदर तृप्ति कितनी होती है, सेटिस्फेक्शन कितना होता है। तो अगर चंद्रमा स्ट्रांग है और आप एवरेज जिंदगी भी जी रहे हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ज्यादा शानो शौकत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बेयर मिनिमम जो जरूरी चीजें वो भी आपके पास है, लेकिन आप तृप्त हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो मून से सेटिस्फेक्शन का लेवल भी देखा जाएगा। अब ये सब चीजें ऐसा नहीं कि और ऋषियों ने नहीं बताई हैं और परंपराओं में नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये मजा क्यों आता है कि अलग अलग ऋषियों के क्लासिक्स किताबों को पढ़ने से हमें अलग अलग तरह के पहलू, चीजों को सीखने में मदद मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने डेस्टिनी स्टार पे क्लासिक्स बुक्स को का नरेशन, इंटरप्रिटेशन शुरू किया है। अब हम लोग कोई इतने काबिल तो नहीं है कि हम लोग खुद लिख सके, अभी हम लोग कोई सेज परंपरा वाले तो है नहीं, लेकिन हाँ जो हमारे सेज ने, हमारे बड़े लोगों ने जो बताया है उसको अपनी अल्प बुद्धि से आप लोगों के लिए हम आगे समझ के सीख सकने का अधिकार हमें जरूर मिला हुआ है। तो एक दूसरा श्लोक चंद्रमा के बारे में था, आशा करता हूं आपने इसको एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद एक और श्लोक में, 300 श्लोक हैं तो उसमें हम सारे श्लोक तो नहीं कर सकते हैं, जितने कर सकते हैं उनको समझते हैं। इसके बाद कहते हैं पुल्लीपनी ऋषि जी, स्टेज पुल्लीपनी, कि आप सबसे पहले चंद्रमा की स्ट्रेंथ पता देखो, चार्ट में चंद्रमा की स्ट्रेंथ, बलाबल देखो। अब बलाबल देखने के लिए बहुत सारे पहलू हैं, जैसे तिथि क्या है, कृष्ण पक्ष की है, शुक्ल पक्ष की है, तिथियों के अपने देवता होते हैं, पर वो तो तिथि कह के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सब ज्योतिष जानते हो, तो तिथि के देवता सारा तो कुछ तुम पंचांग से देख लोगे, और चंद्रमा क्योंकि तिथि से उसका संबंध है, तो इसलिए चंद्रमा की तिथि से भी आप एनर्जी डिराइव करके बता सकते हो, पक्ष बल देख सकते हो। इसके बाद चंद्रमा पे पड़ने वाली दृष्टियां, एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस पहलू या फैक्टर। पुलिपनी ऋषि बहुत ज्यादा एम्फोसिस करते हैं साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी को, बिफोर ये जो आजकल हमारा मॉडर्न सिस्टम है ना, इससे पहले का जो हमारा था, यानी मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान क्या कहता है किसी ग्रह का, ठीक है,
उस पर बहुत ज्यादा उनका फोकस है कि चंद्रमा, क्योंकि मनोविज्ञान यानी कि एक आपकी सोशोलॉजी, आपकी थिंकिंग का पहलू जानना बहुत जरूरी है। इसलिए चंद्रमा की स्ट्रेंथ, तिथि, पक्ष, एस्पेक्ट और हाउस प्लेसमेंट, इन चारों चीजों से चंद्रमा की टोटल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बनती है। और एस्ट्रोलॉजी में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जानना, क्योंकि कलयुग में इंसान चंद्रमा से गवर्न होता है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम में भी आज भी हम चंद्रमा से गवर्न होते हैं, तो चंद्रमा का इंपॉर्टेंस इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको समझिए। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक जो मुझे लगा कि आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है, समझिए, सेज पुल्ली बानी कहते हैं, कर्मा जो होता है हमारा, पिछले जन्म का किया है, इस जन्म करना, कर्मा जो आता है इस जन्म में हमें करना है या भोगना है, वो जो है, अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कर्मा कम्स थ्रू हाउसेस। कर्मा भाव से आता है, भाव मतलब 12 घर जो है हमारे, नॉट जस्ट प्लेनेट। सिर्फ प्लेनेट ही कर्मा लाने के कारक नहीं है। आपके जो हाउस मिलता है आपको 1 से लेके 12 तक, और वहां पे जो राशियां पड़ती हैं, उन हाउसेस से रिलेशन भी कर्मा आता है। यानी उनका मानना है कर्मा कम्स थ्रू हाउसेस। सिर्फ जो हम लोग, मैक्सिमम हम लोग अपनी थिंकिंग में ये लेते थे कि भाई प्लैनेट कार्मिक है, प्लैनेट कार्मिक है, ठीक है, प्लैनेटों में सारा कर्मा भरा है, लेकिन उनका मानना है, और वो, ये बात ध्यान रखिएगा, सेज पुल्ली पानी पराशर से भी पुराने थे, पराशर से भी पहले के थे। तो हम, और इतने बड़ी सिद्ध परंपरा के वो संरक्षक थे कि हम उनकी बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमें उसमें डिटेल में काम करने की और समझने की जरूरत पड़ती है। तो एक श्लोक बड़ा क्लियर कहता है कि हाउसेस भी कर्मा लेके आते हैं, प्लैनेट तो एक्टर हैं, उन कर्मा को निपटाने या अच्छा करने या बढ़ाने या कम करने में मदद करते हैं। ये हाउस भी, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ योर कर्मा। इसीलिए किसी का शादी का हाउस बहुत बढ़िया होता है, किसी का शादी का हाउस बहुत खराब होता है, किसी का संतान का हाउस बहुत बढ़िया होता है, किसी का संतान का हाउस बहुत खराब होता है, किसी की लग्न बहुत स्ट्रांग होती है तो जीवन भर सुखी और निरोगी रहता है, किसी की लग्न बहुत खराब होती है हाउस लग्न का, तो वो बीमार रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है। तो ये चीजें, छोटी छोटी नई नई जानकारियां अलग अलग परंपराओं से आपको सीखने को मिलती हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, प्लैनेट अलोन डोंट गिव रिजल्ट, हाउसेस या भावास डिलीवर कर्मा आउटकम। यानी कि भाव या हाउस भी कर्मा का आउटकम बताते हैं। अब इसी को थोड़ा और डीप में समझते हैं। अब कैसे समझेंगे? अगर एक स्ट्रांग प्लैनेट एक खराब घर में है, जैसे खराब घर की व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं, त्रिषडाय, त्रिक या दुस्थाना, 6 8 12, 3 6 11, ये खराब हाउस माने जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग प्लेनेट आप सब जानते हो, पुराने जो सीईओ सब, कि एक प्लेनेट स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, वीक कैसे होता है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट खराब घर में है, तो वो मिक्स्ड रिजल्ट देता है, ऐसा पुल्ली पानी, ज्योतिष सेज पुल्ली पानी का मानना है। फिर से बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट खराब हाउस में, बैड हाउस में, विल गिव मिक्स्ड रिजल्ट। और वहीं पे एक वीक प्लैनेट एक अच्छे हाउस में, हाँ, हो, अगर मान लो प्लैनेट वीक भी है लेकिन हाउस अच्छा है, तो भी प्लैनेट तो चलो वीक हो गया, लेकिन हाउस बहुत बढ़िया, त्रिकोण है, केंद्र है, तो भी वो एकदम जीरो रिजल्ट ना देके कुछ, स्टिल दैट कैन गिव सम रिजल्ट। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आपको समझनी है। जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे वीनस स्ट्रांग हो, जैसे वीनस स्ट्रांग हो, जैसे मान लो छठे हाउस में वीनस की मीन राशि पड़ जाए, तो मीन राशि में होने पे वीनस स्ट्रांग हो गया, लेकिन हाउस तो छठा है, तो हाउस तो छठा है तो वीनस स्ट्रांग, मगर क्या है, वो छठे हाउस में है, तो भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल दे सकता है। चलो हम मीन राशि को हटा देते हैं, मीनस वीनस मान लो अपने मित्र की राशि में है, छठे हाउस में, या अपनी ही राशि में वृष में है या तुला में है, तो कहा तो यही जाएगा कि स्ट्रांग है भाई, राशि के एनवायरमेंट, या मान लो षडबल में स्ट्रांग में, लेकिन क्योंकि छठा हाउस है, अच्छा हाउस नहीं है, या 8वां हाउस है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये त्रिक हाउसेस हैं, 3 6 11। तो अल्टीमेटली समझने की जरूरत है कि यहाँ पे वीनस जो है, रिलेशनशिप, वीनस के बहुत सारे कारक हैं, यहाँ पे हमने एक समझने के लिए पकड़ लिया, रिलेशनशिप का कारक वीनस है, तो यहाँ पर स्ट्रगल दे सकता है, लेकिन आपको लगेगा वीनस बहुत स्ट्रांग है। उसी प्रकार मान लो सैटर्न है, सैटर्न वीक है, सैटर्न में बलाबल में कमी है, मान लो कम्बस्ट है, वीक है, जिन जिन चीजों से आप समझते हो कोई ग्रह वीक हो सकता है, हमने मान लिया सैटर्न वीक है, अंश वाइज कम है, लेकिन अब वो 10th हाउस में है। तो 10th हाउस में कई एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों से हम शनि को 10th हाउस में स्ट्रांग मानते हैं। तो अब आपके चार्ट में शनि
भले वीक हो, लेकिन 10th हाउस क्योंकि वो एपेक्स हाउस है, केंद्रों का सबसे बड़ा एपेक्स केंद्र है, मोस्ट पावरफुल, उत्तरोत्तर बली होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 से बली 7, 7 से बली 10, और 10th हाउस में स्टिल सैटर्न वीक होने पर भी करियर ग्रांट कर सकता है, करियर बना सकता है, करियर दे सकता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल कंगाली में आ जाओ, भीख मांगने लगो, चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि वीक सैटर्न 10th में, यानी अब देखिए भाव में भी कर्मा है, प्लेनेट का भी कर्मा है। तो हमेशा जजमेंट, पुल्ली पानी जी ने फाइनली क्या कहा, हमेशा जजमेंट कैसे करना है, हाउस, हाउस लॉर्ड और प्लैनेट इन हाउस। ये पुल्ली पानी ज्योतिष का डायग्नोस्टिक का हायरार्की या तरीका है, कोर प्रिंसिपल, कोर डायग्नोस्टिक हायरार्की ऑफ पुल्ली पानी ज्योतिदम। आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक और श्लोक को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दशा के बारे में आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ सुना समझा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पुल्ली पानी जी दशा को कैसे छोटे से शब्दों में बहुत सारी चीजें भर के आपको देते हैं। उनका देखिए 4 वर्ड से आपको दशा का एक बेसिक मतलब समझ में आ जाएगा। पुल्ली पानी जी कहते हैं दशा एक्टिवेट्स, दशा एक्टिवेट्स स्टोर्ड कर्मा, यानी जो भी आपके बैंक बैलेंस में इकट्ठा है वो कब आपको मिलेगा, कब उसका अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा, कब वो जागृत होगा, कब वो जगेगा, जब दशा आएगी, वरना वो पड़ा रहेगा। मान लो मेरी किस्मत में 3 करोड़ रुपया लिखा है, लेकिन जो प्लेनेट जिस दशा में वो मुझे मिलना है और वो मेरे बुढ़ापे में या मेरे मरने के बाद वो दशा आ रही है, तो वो 3 करोड़ रुपया मेरे लिए बेकार है। यही सूत्र समझने वाली चीजें हैं, अलग अलग तरीके से। यानी दशा एक्टिवेट्स स्टोर्ड कर्मा, कर्मा कैन बी गुड, कर्मा कैन बी बैड। अब इसको डीप में समझ लेते हैं। यानी प्लैनेट्स का जो रिजल्ट होता है वो मैनिफेस्ट होता है ड्यूरिंग दशा, यानी अपने पीरियड में। ठीक है, यानी कि अब आप इसको, वही चीज जो केन राव साहब पढ़ाते हैं, पराशरी में दी है, वही चीज देखिए कितनी आसानी से आ जाती है। उनका कहना है कि बर्थ चार्ट इज नथिंग, बर्थ चार्ट इज नथिंग बट इट्स पी, पी मतलब प्रॉमिस। बर्थ चार्ट तो प्रॉमिस की एक पिटारा है, प्रॉमिस की एक किताब है। ये यहाँ बैठा है ये प्रॉमिस, ये यहाँ बैठा है ये प्रॉमिस, ये इससे मिल रहा है ये प्रॉमिस, ये इससे संबंध बना रहा है तो ये प्रॉमिस हो गया। नहीं, प्रॉमिस तो है कि भाई तुमको ये मिलेगा, कब मिलेगा। तो बर्थ चार्ट इज नथिंग बट प्रॉमिस। दशा क्या है, दशा इज द टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, आपके चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग जुपिटर है आपके चार्ट में, लेकिन उस जुपिटर के रिजल्ट कब आएंगे, विंशोत्तरी दशा ऑफ जुपिटर में भरपूर प्राप्त होंगे। प्राप्त होते रहेंगे क्योंकि आपके चार्ट में बन के वो बैठा है, लेकिन भरपूर कंप्लीट रिजल्ट जुपिटर के उसकी दशा में प्राप्त होंगे। तो ये छोटा सा रूल है, मगर आशा करता हूं आपने इसको समझा और और इसी में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इसकी और गहराई में जाइए। ठीक है, तो अल्टीमेटली पुल्ली पानी सेज क्या कहते हैं, कभी भी प्रिडिक्शन बिना दशा और ट्रांजिट के मत करो, अदरवाइज योर प्रिडिक्शन विल बी इनकम्प्लीट। यही केन राव साहब, यही सब अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, PDT, प्रॉमिस यानी कि और बर्थ चार्ट, दशा एंड ट्रांजिट। तो ट्रांजिट अलोन इज इनकम्प्लीट, तो विदाउट दशा ट्रांजिट इज इनकम्प्लीट। और इस ग्रंथ में इस चीज का विशेष महत्व दिया गया है। अब एक और श्लोक को ले लेते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा श्लोक का सारगर्भित संक्षेप में समरी बताते हैं। ऋषि कहते हैं मेलेफिक, यानी कि क्रूर या पापी ग्रह, हम क्रूर और पापी इस्तेमाल ना करके अशुभ ग्रह यूज कर लेते हैं वर्ड, क्योंकि वो अच्छा लगता है उनके लिए, पापी कहना अच्छा नहीं लगता ग्रहों को। तो कहने का मतलब अशुभ ग्रह हमें जीवन के चैप्टर, टीचिंग कैसे सिखाते हैं, थ्रू स्ट्रगल। यानी कोई भी प्लेनेट जो पापी है, क्रूर है, वो खराब नहीं है, वो अपने लेसन्स, वो हमें जीवन के लेसन्स, वो हमें अपने जीवन के अनुभव, तजुर्बे, स्ट्रगल देके सिखाते हैं। यानी अगर पाप ग्रह हैं तो ये मान के चलिए आप वहां की चीज सीखेंगे, उस भाव की चीज सीखेंगे, उस प्लेनेट की फिलॉसफी सीखेंगे, उस प्लेनेट के काम सीखेंगे, लेकिन क्योंकि वो क्रूर और पापी हैं तो वो प्यार से मम्मी जैसे दूध पिला देती हैं, अरे आओ बच्चा खा लो, वैसे वो नहीं खाएंगे। वो
वो उस स्ट्रिक्ट पिता की तरह होते हैं जो कहते हैं जाओ सुबह 10 किलोमीटर साइकिल चलाओ, अखबार बांटो, पैसा कमा के लाओ, फिर जो है जीन्स खरीदना 1600 रुपए की। ये है स्ट्रगल के साथ तो ये, क्योंकि सूर्य जो है देखो, सूर्य अशुभ नहीं है, क्रूर है। तो पिता जो है, जैसे पिता अपनी संतान नकारा ना हो जाए, कामचोर ना हो जाए, तो वो क्या कहता है, जाओ पहले स्ट्रगल करो, अखबार बांटो, पार्ट टाइम जॉब करो, तब फिर आके तुमको जो है। और वही सॉफ्ट ग्रे, अरे ठीक है यार बच्चा खा लो, थक के आया तो अब वो चाहे कार, एसी कार में बैठ के गया स्कूल, अरे अरे बेचारा स्कूल से आया 6 घंटे के बाद, लाओ लाओ ये कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, जूस पिलाओ। ये शुभ ग्रहों की टेक्निक है। क्रूर ग्रह तुमसे रगड़ा के, स्ट्रगल करा के, यही पुल्ली पानी ज्योतिष जी समझाना चाहते, ज्योतिदम में समझाना चाहते हैं। तो स्ट्रगल के, कितना प्यारा छोटा सा याद करने की चीज है, मेलिफिक टीच थ्रू स्ट्रगल। दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। हमेशा जब भी कोई चार्ट देखोगे, हमारी ये बात तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे पास एक नई रोशनी होगी चार्ट को बताने की। यानी मेलिफिक प्लैनेट कौन से हैं? सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। सन को कभी मेलिफिक नहीं कहा जाता है, वो क्रूर है, क्रूर ग्रह में आता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, सफरिंग देके तुम्हें जीवन के सत्य तक पहुंचाते हैं। कभी भी किसी ग्रह को ये कि मेरा ये ग्रह खराब नहीं बोलना चाहिए। आप ये बोलो कि ये ग्रह मुझे कुछ अलग तरीके से सिखाने आया। कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कोई टीचर बड़ा लीनियंट होता है। तो ये जो अशुभ ग्रह हैं या मेलेफिक प्लैनेट हैं, ये स्ट्रिक्ट टीचर है। वो स्ट्रिक्ट रगड़ के, स्ट्रगल करके तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज क्या है, जब आप संघर्ष से गुजरते हैं, स्ट्रगल से गुजरते हैं, पसीना बहाते हैं, तो अल्टीमेटली आप उठ जाते हैं, यू एलिवेट। कई बार आपने सुना होगा ना कि संघर्षों से निकला हुआ इंसान बहुत ऊपर तक जाता है। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया, सेज पुल्लीबानी ने क्या बोला, कि अल्टीमेटली मेलिफिक प्लैनेट बाय गिविंग सफरिंग, थ्रू सफरिंग, थ्रू देयर सफरिंग एंड टीचिंग, दे एलिवेट द नेटिव। अब वो किसी भी क्षेत्र में, धर्म में, राजनीति में, करियर में, किसी धन के मामले में, कहीं ना कहीं वो उसको स्ट्रगल के साथ, लेकिन डिनायल नहीं, एलिवेट कर देते हैं, अगर बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो मेलेफिक प्लैनेट है ये कैसे करते हैं। सैटर्न अगर आपका संबंध बना रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। सैटर्न आपसे क्या चाहता है, क्योंकि एलिवेट तो करना है, पापी ग्रहों को एलिवेट तो करना है, क्रूर ग्रहों को एलिवेट तो करना है। लेकिन सैटर्न अगर मान लो है, हमने आपको भी बताया सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो अगर सैटर्न है तो वो कैसे एलिवेट करने से पहले स्ट्रगल कैसी होगी, डिसिप्लिन। यानी सैटर्न अगर तुम्हें एलिवेशन देगा तो उसके पहले तुम्हें डिसिप्लिन से गुजारेगा। डिसिप्लिन होना यानी अपने आप में एक स्ट्रगल है। अब तुमसे कह दें कि तुमको रोज 5:30 बजे उठना है, और तुम्हें मान लो 10 बजे सो के उठने की आदत है, तो ये स्ट्रगल होगी तुम्हारे लिए। लेकिन हाँ, अगर तुमको ऊपर उठना है, एलिवेट करना है अपने लाइफ को, तो फिर तुम्हें सैटर्न की बात को मानना पड़ेगा और तुमको 5 बजे उठना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है, वो लाइफ के किसी भी चीज में तुम्हें डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम पे तुम्हें ऑफिस जाना है, प्रॉपर कर्मा, हर चीज समय, क्योंकि सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। तभी वो तुम्हें एलिवेट कर सकता है। मान लो मार्स है, तो मार्स क्या है, मार्स तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है, एलिवेट कर सकता है। लेकिन कैसे, मार्स इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ स्ट्रगल। तो यानी कि अगर मार्स का संबंध बनेगा तो स्ट्रगल के बाद करेज तुम्हारा पड़ेगा। यानी करेज के लिए, करेज मान लो मार्स करेज है या कुछ भी है, तो मार्स स्ट्रगल और करेज के रूप में आता है। राहु है तो पापी, लेकिन वो भी तुमको एलिवेट कर सकता है। राहु खोजी भी है। तो अब राहु अगर है तो शुरुआत में राहु क्या करेगा, एकदम से नहीं तुम्हें दे देगा। राहु शुरू में तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो है, दैट इज द मेन संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ मेलेफिक राहु। तो राहु पहले तुम्हें कंफ्यूजन देगा और फिर तुमसे इनोवेशन करा देगा। तुम कंफ्यूज रहोगे, ये ऐसे होगा फिर एक दिन तुम्हें एकदम से, जब तुम कंफ्यूजन से पार पालोगे, राहु को समझ लोगे, तब एकदम से तुम्हारे माइंड में ट्यूबलाइट जलेगी, अरे यार ये इनो, और कोई बहुत बड़ी इनोवेशन, इनोवेशन में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे या तुम्हारे नाम के पेटेंट हो जाएगा। ये है राहु। ये देखिए, सेज पुल्ली पानी ने तो उसको अपनी भाषा में बताया है। यहाँ पे सारा खेल क्या होता है, कोई भी जो भी इसका इंटरप्रिटेशन करे, जैसे मान लीजिए इस समय हम ही आपके सामने कर रहे हैं, तो हम इसको अपने एक्सपीरियंस से और देश काल पात्र कलयुग में उन एनर्जी वर्सेस की जो पवित्र श्लोक हैं 300, उनको यहाँ पर जोड़ के हम आपको जोड़ के बताना चाहते हैं या बताते हैं। आज के कलयुग के हिसाब से एनर्जी को जोड़ते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली
तुल्ली पानी जी ने इनडायरेक्टली क्या बताया है, जो आज तक हम लोग नहीं समझा और हम लोग हमेशा गलती करते रहे। डोंट फियर मेलिफिक ब्लाइंडली। मेलिफिक से आंख बंद करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मेलिफिक का अपना एक टीचिंग का तरीका है, सिखाने का तरीका है, और उसके बाद तुम्हें एलिवेट करना उसका एंड गोल है। तो जब एलिवेट करना एंड गोल है तो उसमें डरते क्यों? ये भी स्ट्रगल देगा, डिसिप्लिन देगा, हमें कंफ्यूजन देगा, लेकिन जिस दिन तुम ये जान जाओ कि मेलेफिक जो होते हैं वो उनका यही तरीका है शुरुआत में किसी चीज को पढ़ाने का, देने का, तो जिंदगी कितनी सुंदर और अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा डर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे पुल्ली पानी जो श्लोक में कहते हैं वो समझने वाली बात है। वो कहते हैं पेन जो है, वो पेन को कैसे देखते हैं, कहते हैं अरे यार हमें बड़ा यार परेशानी है, बड़ा दिक्कत हो रही है, ये दशा हमारी बड़ी खराब है। वो कहते हैं पेन जो है, पेन मतलब तकलीफ जो है, वो तो एक कार्मिक रिफाइनमेंट है, पनिशमेंट नहीं है। तो आप अगर जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, उसको अगर आप अपना कार्मिक रिफाइनमेंट, यानी कि अब वो हमारे कर्मा रिफाइंड हो रहे हैं, इसलिए हमको दर्द है, पेन है, परेशानी है, पैसा कम है, स्वास्थ्य कमजोर है, बच्चे दूर चले गए हैं। कितनी सुंदर बात है। किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ हमारा कार्मिक रिफाइनमेंट है, पनिशमेंट नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इस ग्रह ने हमको परेशान कर दिया, इस ग्रह ने हमें कुछ नहीं दिया, इस ग्रह ने हमको। गलत है, गलत है। अगर सेज कुछ लिख रहे हैं तो इसको फिर हमें समझना पड़ता है। कहाँ एक तरफ एक वही चीज जो है अभी पनिशमेंट थी 4 मिनट पहले तक आपके लिए, और अभी 4 मिनट के बाद वही चीज आपके लिए कार्मिक रिफाइनमेंट हो गई। कितनी आपके जीवन में परिवर्तन आ गया इन्हीं 4 मिनटों में बात करते करते। सोच बदल गई पूरी। तो इसलिए ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, कि हम जो दसियों साल से लकीर पीट रहे हैं, ये यार ये ग्रह ने हमें पनिश किया, ये पनिशमेंट है, ये हमारी जिंदगी। कार्मिक रिफाइनमेंट कितना सुंदर वर्ड है, वो यूज करना है। ठीक है। तो अब आपको, अब चीजें आपको समझ, तो अब एक कुछ आखिरी के 2-3 मिनट आपसे बात करके फिर यहाँ पर विदा लेंगे। तो समझिए, इन सबका जो भी हमने अभी 4-5 श्लोक करे, इनका सार क्या है? इनका सार ये है कि लग्न है हमारी कैपेसिटी, कमजोर वीक वो सब आपको देखना है, स्ट्रांग वीक। लग्न है कैपेसिटी, मून है हमारे एक्सपीरियंस, हाउस है हमारे फील्ड ऑफ कर्मा, वेर वी आर गोइंग टू परफॉर्म, प्लैनेट आर गोइंग टू परफॉर्म। दशा है हमारी टाइमिंग, दशा है हमारी टाइमिंग। और मेलेफिक क्या है? कार्मिक रिफाइनमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के साथ आशा करता हूं आपने, अगर हृदय से मेरी बातों को समय दे के सुना होगा, तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर जरूर प्राप्त कर लेंगे। पांचों चीज में कितनी ब्यूटी छुपी हुई थी। और सोचिए 300 श्लोक जब आप पढ़ेंगे और उनको इसी तरह से डिकोड करेंगे, तो आपकी सोच, दशा और दिशा और सोच में ज्योतिष के प्रति और अपने जीवन के प्रति कितना परिवर्तन आ जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत जल्दी हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।